Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and welcome to your own Bio Academy where biology is made simple. Today, we are continuing with the chapter number 2 Biological Classification, and the topic is fungi or fungi. Now, fungi, kingdom fungi, these organisms actually are the ones which are multicellular organisms and they have lost the ability to do photosynthesis. मतलब इनमें कुछ ऐसे चेंज आए साइनोबैक्टीरियाज में, प्रोटिस्टेंस में, जो अपना खाना खुद बना सकते थे, लेकिन धीरे धीरे शायद किसी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई. ये कलरलेस हो गए ज़्यादातर एंड इनमें जो ग्रीन कलर पिगमेंट था वो ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली ये खाना कहाँ से बनाएंगे अपना. एंड दे बिकेम फंगस. वाइट कलर, जैसे फंगस आता है दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि भैया कुछ सफ़ेद सफ़ेद रंग की ये चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है. Now, the study of the fungus or fungi is called as mycology. Fungus is multicellular organism, but यहाँ पर भी एक exception नज़र आता है, that is yeast. Yeast, which is a unicellular organism. It is a unicellular fungus. Fungus are the unique group of the organisms which are eukaryotic heterotrophs. मतलब इनके पास न्यूक्लियस जो है ये वेल डेवलप्ड होता है. ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं बिकॉज ये अपना खाना नहीं बना सकते. दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दी अदर वेज ऑफ मेकिंग फूड. दे कैन नॉट मेक ऑन देयर ओन, सो आइदर दे मे बी पैरासिटिक और दे मे बी symbiotic, or they may be saprophytic, maybe decomposers, or maybe showing the extracellular digestion. I am going to discuss it out all. Now ये जो fungus होते हैं, these are cosmopolitan and they are found everywhere. So they are cosmopolitan, found everywhere in the nature. ये जो fungus होते हैं ये इतनी great diversity दिखाते हैं with respect to their मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट. मतलब ये हर वो जगह में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर है, थोड़ी सी गर्मी है. ऐसे मॉइस्चर इनको, ऐसे एरियाज़ इनको बहुत पसंद हैं जहाँ पर पानी भी है थोड़ा सा और थोड़ी सा इनको अपने जैसा टेम्परेचर मिल जाता है, थोड़ी गर्मी मिल जाती है. ऐसे एरियाज़ में ये फंगस बहुत फटाफट ग्रो हो जाते हैं. मॉर्फोलॉजिकली फंगस इतनी वैरायटी में मिलते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि फंगस इस तरह का भी हो सकता है. कुछ फंगस एक्वाटिक हैं बट मैक्सिमम दे आर टेरेस्ट्रियल, लेकिन यस उनको थोड़ी सी मॉइस्चर लगता है फंगस ग्रो होने के लिए. न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ शोइंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब होता है कि पहले ये बाहर अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक ब्रेड का पीस लेती हूँ, दिस इज़ अ ब्रेड पीस. ओके, ये एक ब्रेड पीस है. इस ब्रेड पीस को अगर मैं लेती हूँ और इसके ऊपर ये फंगस ग्रो होना शुरू हो गया. ये फंगस है, ये फंगस इस ब्रेड पीस के ऊपर ग्रो हो रहा है. अब अगर ये फंगस इस ब्रेड पीस पे ग्रो हो रहा है तो ये फूड डाइजेस्ट कैसे करेगा? ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे कुछ केमिकल को रिलीज़ करेगा. ये जो केमिकल है ये ब्रेड के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देंगे. दिस इज़ अ ब्रेड. तो इस ब्रेड के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देंगे. मतलब इस ब्रेड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं पहले उनको ब्रेक डाउन करेगा और फिर उसको सिंपल फॉर्म में लाएगा. मतलब डाइजेस्ट कर देगा, डिकम्पोज कर देगा. इस ब्रेड को पहले डाइजेस्ट करेगा, उसको थोड़ा थोड़ा सड़ा देगा. उसके बाद ये
जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये यहाँ से अब एब्जॉर्ब हो जाएंगे जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, एंड देन इट इज़ गोइंग टू डाइजेस्ट, आई मीन एब्जॉर्ब इट। तो अगर मैं आपको रियल लाइफ में ऐसे बोलूँ कि आपके पास खाना पड़ा है, फाइन, और अगर आपको वो खाना खाना है तो आप क्या करिए, या तो उसमें कुछ केमिकल डाल दीजिए, मिला दीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए। क्या आप ऐसा खाना खाते हैं, कोई केमिकल डाल के मिक्स करके पहले उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं फिर खाते हैं? या फिर अगर नहीं चाहिए वैसा तो आप थूक दीजिए उस फूड पे, तो आपके थूक का जो सलाइवा होगा उस सलाइवा से वो डाइजेस्ट हो जाएगा फूड और फिर उसको खाइए। कभी हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग ऐसा खाना खा ही नहीं सकते, खुद भी थूका हुआ नहीं खा सकते। तो हमारा खाना डाइजेस्ट कहाँ होता है? हमारे बॉडी के अंदर। हम पहले खा लेते हैं उसको, फिर हमारे बॉडी में जाके वो फूड डाइजेस्ट होता है। उसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। हमारा डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेल्यूलर। बट ये बंदा, ये जो फंगस है, ये क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दिखा रहा है। पहले डाइजेस्ट बाहर कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसके बाद वो सिंपल करने के बाद में पूरा का पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पैरासिटिक, ये पैरासिटिक फॉर्म में रह सकता है, हमारे को स्किन इन्फेक्शंस कॉज करता है, मतलब हमारे बॉडी पे रहता है और आराम से हमारे बॉडी में से न्यूट्रिशन लेता है और उस पर सर्वाइव करता है। इट इज़ गोइंग टू शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है लेन देन। इट इज़ गोइंग टू गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब कुछ लेगा किसी ऑर्गेनिजम्स को, बदले में कुछ देगा। दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक साथ रहेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दे बोथ आर गोइंग टू लिव टुगेदर। ओके, सो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऐसा रिलेशनशिप जो फंगस किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साथ में रखता है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। एक तरह की दोस्ती मेंटेन करता है। ओके, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब है सड़ी गली चीज़ों के ऊपर रहना। इट इज़ लिविंग ऑन द डेड decayed organic matter, dead decayed organic matter। तो ये सड़ी गली चीज़ों के ऊपर रहता है। रोटी ख़राब हो जाती है, उस पर फंगस लग जाता है। ब्रेड ख़राब हो जाती है, उस पर फंगस लग जाता है। ख़राब होती नहीं है, फंगस लग जाता है, उसको आके उसके स्पोर्स उस पर गिर जाते हैं, उसको सड़ा देते हैं और फिर वो खाता है आराम से। तो डेड डिकेड गोबर के ऊपर रहता है, इज़न्ट इट? तो हर वो चीज़ सड़ने लगती है। डेड बॉडीज जब सड़ने लगती है तो उस पर ग्रो हो जाता है, इज़न्ट इट? तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, सड़ी हुई चीज़ों पे ये ग्रो होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज डीकम्पोजर्स, मतलब ये बहुत बड़ा काम करता है बैक्टीरिया के साथ मिलके। ये भी एक तरह का डीकम्पोजर्स है जो हर चीज़ को वापस मार के डीकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है ताकि रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स कैन बी डन। तो ये क्या करता है? हमारी धरती को बहुत साफ सुथरा रखता है। ओके, इट इज़ वन ऑफ द डीकम्पोजर्स जो धरती को क्लीन रखने में हेल्प करता है। Along with the bacterias and fungi, there are decomposers which they grow in acidic soil. So along with bacteria, fungi भी decomposers होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो फंजाई है या फंगाई है ये एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, इसीलिए इसको एसिडोफिलिक बोलते हैं। सो दीज फंगस आर एसिडोफिलिक इन नेचर बिकॉज ये एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं। ये फंगस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ओके, दोनों तरह के होते हैं। अच्छे जैसे ईस्ट है, इट हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड, इट हेल्प्स इन मेकिंग चीज़, बटर, इज़न्ट इट? हमको बहुत सारी ईस्ट के प्रोडक्ट हम खाते हैं। एट द सेम टाइम बहुत हार्मफुल चीज़ें भी हैं, जैसे डिजीज़ करने वाले जितने भी फंगस है, स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं, दोज आर वेरी वेरी हार्मफुल टू अस। खाज, खुजली, एक्जिमा, ये सब चीज़ें फंगस कॉज करता है। रिंगवॉर्म्स, ये सब तरह की जो है ये डिजीजेस कॉज करने वाले होते हैं। मैं थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। मशरूम जिनको हम खाते हैं, ब्रेड मोल्ड, ये जो फंगस है ये इस पे लगा है ब्रेड के ऊपर, म्यूकर, राइजोपस। ओके, तो ये जो है दीज आर ऑल डिजीज कॉजिंग फंगल ऑर्गेनिजम्स। अब
I am going to talk about the different types of the fungus on the basis of the places where they are growing. तो हमने उनको नाम दिया है ऑन द बेसिस कि जहाँ वो प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से उन फंगस को बुलाया जाता है. जैसे अगर वो ट्री बार्क के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब कॉर्क के ऊपर प्रेजेंट है, किसी पेड़ के जो छाल होती है उस छाल के ऊपर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकोलस. सो दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकोलस. अगर गोबर के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस. अगर वो वुड किसी लकड़ी के ऊपर प्रेजेंट है तो एपिजाइलिक. अगर वो जली हुई लकड़ी पे प्रेजेंट है या बर्न्ट वुड पे इफ इट इज़ प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड एज ज़ाइलोफाइलस. एंड अगर वो थॉर्न्स के मतलब कांटों पे प्रेजेंट है या फिर किसी एनिमल के सींग के ऊपर प्रेजेंट है, थॉर्न्स पे या हॉर्न्स पे प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं किरांटोफाइलस. अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद, यहाँ पे दिख रहा है आपको रैबिट, कैन यू सी? अरे मैडम आपने रैबिट की फ़ोटो क्यों दिखा दी? क्यों दिखा दी? क्यों? सोचो सोचो सोचो. रैबिट जो है ये तो बेचारा सीधा साधा भोला भाला छोटा सा एनिमल है, प्यारा प्यारा सा, है ना. तो ये कैसे फंगस के साथ रिलेटेड हो गया? क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद का एक्सक्रीटा खाते हैं, अपना ही ये पूप खाते हैं, अपना ही एक्सक्रीटा खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कैप्रोफैगस ऑर्गेनिजम्स. कैप्रोफैगस का मतलब है ये बेचारा जो रैबिट है, ये छोटा सा प्यारा प्यारा, ये कुछ वेराइटीज़ ऑफ रैबिट्स दे ईट देयर ओन वेस्ट मैटर. They are called as caprophagous. So most of the rabbits are caprophagous in nature. है ना, एक नई बात पता चली आप लोगों को. Okay, coming to the symbiotic relation. अभी अभी मैंने बात की थी. I have just told you here. देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था symbiotic relationship, that is this one. You can see here. मैंने कहा था कि symbiosis का मतलब होता है give and टेक रिलेशनशिप. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे म्यूचुअलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. हम आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, बायोलॉजी में मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो कई चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप जितने बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे वो आपके दिमाग में फिक्स होती चली जाएगी. ओके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लेन देन, लेकिन बराबरी का लेन देन. भाई तुम मुझे इतना दो, बदले में मैं तुम्हें दूंगा. दोनों को ही हेल्प हो जाएगी और दोनों एक साथ मज़े में रह सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के. तो सिम्बायोसिस इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ आर बेनिफिटेड. दोनों को फ़ायदा होता है. ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. ओके, अब ये फंगस दो तरह का सिम्बायोसिस दिखाता है. एक है एग्जाम्पल लाइकन और दूसरा है माइकोराइजा. लाइकन्स जो होते हैं ज़्यादातर जैसे दालचीनी है, हम मसालों में यूज़ करते हैं. ये लाइकन एक तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप है फंगस और अलगा के बीच में, जहाँ पर फंगस डोमिनेंट होगा बिकॉज ये फंगस का रिलेशन है विद द अदर ऑर्गेनिज्म. तो फंगस इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग. तो यहाँ पे लाइकन का एसोसिएशन मतलब फंगस और अलगी का एसोसिएशन इज कॉल्ड एज लाइकेंस. यहाँ पे दिख रहा है आपको, यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ पे देखो नीचे ग्रीन ग्रीन अलगी है, ये दिस वन होल पार्ट इज अलगी और ऊपर आपको दिस वाइट पार्ट इज फंगस. तो ये जो ऐसा एसोसिएशन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लाइकेंस. तो दिस एसोसिएशन इज द लाइकेंस एसोसिएशन. अब आप देख सकते हो माइकोराइजल एसोसिएशन. आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, एसोसिएशन विद द हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स विद फंगाई. फंगस का एसोसिएशन प्लांट्स के साथ में, बड़े बड़े प्लांट्स के साथ में, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स के साथ में एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन. यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो ट्री के ऊपर ये फंगस है. कितना ब्यूटीफुल फंगस है,
कलरफुल फंगस है। देखो हम इसको अगर देखेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये फंगस है, एक ट्री के ब्रांच के ऊपर लगा हुआ फंगस। आपको दिख रहा है ये वाला फंगस पिक्चर में? तो ये एक ट्री के ब्रांच पे लगा हुआ फंगस है। ओके, सो आई एक्सप्लेन इट नाउ कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये फंगस कैसे करता है। वैसे मैं एक डिटेल वीडियो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे अलग से बनाने वाली हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, जस्ट टू नो व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। नाउ हियर यू कैन सी कि अगर मैं लाइकेन की बात करती हूँ तो जस्ट आप यहाँ पे देखिए लाइकेन। अगर मैं लाइकेन का आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो सपोज दिस इज एन अलगी। अलगी ग्रीन कलर का होता है, सो आई विल मेक दिस अलगी विद द ग्रीन कलर। ये पूरा का पूरा अलगी है। फाइन। अब ये जो अलगी है, ये अलगी अपना खाना बना सकता है बिकॉज इट इज़ फोटोसिंथेटिक इन नेचर, सो इट इज़ गोइंग टू डू फोटोसिंथेसिस। ये अपना खाना बंदा बना ले रहा है। ये क्या है? ये है अलगी, ग्रीन कलर का होता है। तो जब ये खाना बना रहा है तो क्या कर रहा है? CO2 को यूज़ कर रहा है, पानी को यूज़ कर रहा है, और बदले में इसको क्या मिल रहा है? ग्लूकोज। ये अपना ग्लूकोज एनर्जी बना ले रहा है, और ये ग्लूकोज इस अलगी के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज द फूड ऑफ द अलगी। लेकिन ये जो बंदा है, दूसरा बंदा आया, दैट इज फंगस। ये जो फंगस है, नाउ जस्ट सी कि फंगस जो आया, ये फंगस ने क्या किया? इसने अपने रूट्स यहाँ पे ग्रो कर दिया, और ये फंगस यहाँ पे पड़ा है। इसने क्या किया? अपने रूट्स पूरे के पूरे इस अलगी के अंदर डाल दिए। इस तरीके से रूट्स पूरे के पूरे इसने इस अलगी के अंदर डाल दिए। अब फायदा क्या है? ये है फंगस। इस फंगस ने अपने रूट्स पूरे के पूरे इस अलगी के अंदर घुसा दिए। बदले में अलगी बोलेगा, भैया मैं क्या करूं? वाई आर यू कमिंग नियर मी? मैं अपना अपना जिंदा रह रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, ग्लूकोज बना रहा हूँ, खा पी सकता हूँ, तुम क्यों आ गए अंदर? फंगस ने क्या बोला? फंगस ने किया कि फंगस ने यहाँ से आसपास के एरिया से पानी को एब्जॉर्ब किया, आसपास के एरिया से फॉस्फेट को एब्जॉर्ब किया, आसपास के एरिया से मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया। क्योंकि अलगा जो है वो एक जगह पे प्रेजेंट है, दूर दराज से पानी नहीं ला पा रहा है, मिनरल्स नहीं ला पा रहा है, फॉस्फेट्स नहीं ला पा रहा है। तो अब ये जो मिनरल्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, वाटर है, ये इसने इसके अंदर पहुंचा दिया। सारे के सारे कैरी करके अंदर पहुंच गया। तो इस बेचारे अलगी को रेडीमेड चीज़ें मिल गई, एंड ये अपना वहाँ पर जो चीज़ वो दूर दूर से नहीं खींच पा रहा था, इस फंगस ने उसको खींच खींच के अलगी के पास पहुँचा दिया। तो अलगी बड़ा अच्छे से ग्रो करने लगा, क्योंकि उसको मिनरल्स मिल रहे हैं, वाटर मिल रहा है, फॉस्फेट मिल रहा है। और फिर उसने बोला, चलो भाई तुमने मेरे लिए इतना काम कर दिया है, तो अब मैं आपके लिए आपको ग्लूकोज दे देता हूँ। तो बदले में इसने क्या किया? इसको ग्लूकोज दे दिया। बदले में अलगी ने इसको ग्लूकोज दे दिया। इसको भी खाना मिल गया, बना बनाया ग्लूकोज मिल गया, और साथ में अलगी को भी मदद मिल गई, क्योंकि अलगी को रेडीमेड जो मेहनत करनी पड़ रही थी, पानी के लिए सूखना पड़ रहा था, मिनरल्स के लिए वेट करना पड़ रहा था, कहाँ से लाऊं, तो ऐसा हो गया कि दोनों ने एक दूसरे की हेल्प कर दी। क्योंकि फंगस जो है, इसके जो बड़े बड़े ये जो हाइफेज होते हैं, माइसीलियम होता है, ये लार्ज सरफेस एरिया होता है, दीज आर कॉल्ड एज हाइफे। तो ये हाइफे का लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ये बहुत आराम से चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लेता है और पहुंचा देता है अलगी तक। ऐसा रिलेशन बिटवीन द फंगस एंड अलगी इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। अब ये जो लाइकन है, ये पत्थर पे हो सकता है, इट कैन ग्रो ऑन रॉक्स पे ग्रो हो सकता है, ऑन ब्रांचेस पे ग्रो हो सकता है, ट्री के कहीं पर भी ग्रो हो सकता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द माइकोराइजल एसोसिएशन। आपने देखा माइकोराइजा,
ओके, सो ये जो माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा, ओके, ये माइकोराइजल एसोसिएशन में अब हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे प्लांट है, ये बड़ा सा ट्री है। मैंने बोला माइकोराइजल एसोसिएशन किसके बीच में होता है? रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड रूट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इनके साथ, इनके रूट में फंगस ग्रो हो जाता है। ओके, एंड उनके साथ में ये रिजल्ट करता है अपनी ग्रोथ को सिम्बायोसिस के थ्रू। ये हैं नीचे की तरफ आपको दिखेंगे, यहाँ पे ये प्लांट्स के रूट्स हैं नीचे की तरफ, ये दीज आर द रूट्स ऑफ द ट्री। ओके, चाहे वो जिम्नोस्पर्म्स हो या फिर एंजियोस्पर्म्स हो। अब क्या चीज़ है, अब उसको चाहिए एब्जॉर्प्शन करना है उसको, क्योंकि उसके रूट्स, इस ट्री के रूट्स तो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बंदा, इसको एक आराम है इस बंदे को कि यहाँ पे सन की हेल्प से दिस इज डूइंग फोटोसिंथेसिस। CO2 प्लस सनलाइट प्लस वाटर, ये तीनों चीज़ें मिलके ये अपना ग्लूकोज बना ले रहा है। ये जो ग्लूकोज बन गया, इसके पास बहुत अमाउंट में ग्लूकोज है क्योंकि ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है बड़ा बंदा। अब यहाँ पे जो फंगस पड़ा हुआ है, ये फंगस बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ये फंगस क्या करता है? ये फंगस का हाइफे है और ये फंगस अब ग्रो कर रहा है अपने हाइफे को, और ये अपने हाइफे को इनके सेल्स के अंदर, इसके रूट्स के सेल्स के अंदर घुसा देता है इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है, इट इज़ फंजाई। ओके, तो ये जो फंजाई है, इसने अपने रूट्स को वहाँ पे ट्री के रूट्स के अंदर घुसा दिया। क्या कर रहा है बदले में? सेम जो यहाँ अलगा का कर रहा था, ये क्या कर रहा है? यहाँ से पानी ला रहा है, यहाँ से फॉस्फेट ला रहा है, यहाँ से मिनरल्स ला रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ओके, ये जो मिनरल्स हैं, सब कुछ ये फंगस लेके आ रहा है, ट्री को दे रहा है। तो जैसे ये फंगस लाता है, ये सारा सामान ये फंगस एब्जॉर्ब करके इसके अंदर छोड़ दे रहा है। इसके अंदर ट्री के रूट्स के थ्रू इट इज़ गोइंग इनसाइड, और इसको फोटोसिंथेसिस करने में बहुत आराम हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इसको बहुत सारा फूड बना लेता है। लेकिन फंगस को बदले में क्या मिलेगा? इसने क्या कर दिया? ट्री का तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ट्री को दूर दूर से पानी मिल रहा है, फॉस्फेट मिल रहा है, उसको यहाँ से लाके उसको दे रहा है, उसको रेडीमेड वहाँ पे पहुँचा दे रहा है। बदले में ये क्या करता है? इससे थोड़ा सा ग्लूकोज मांग लेता है, और बदले में ये ग्लूकोज जो है ये इस फंगस को मिल जाता है। देखिए आप, देखिए ग्लूकोज भी पहुँच गया। सो ग्लूकोज इज ऑल्सो गोइंग टू द सेल्स। दिस इज द वे। तो ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब ग्लूकोज इनको मिल रहा है फंजाई को, और फंगस जो है बदले में उनको वाटर, फॉस्फेट एंड मिनरल्स अवेलेबल करके दे रहा है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, लाइकेन का, और दूसरा माइकोराइजल एसोसिएशन। अब इस फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि नीचे की तरफ माइसीलियम है, हाइफे है, ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। तो होता क्या है, छोटा सा एक स्पोर जो बनता है, ये छोटे छोटे से, सपोज ये फंगल स्पोर आके कहीं पे गिरा, यहाँ पे एक फंगल स्पोर आया, और ये जो फंगल स्पोर है ये आके नीचे गिर गया। ये धीरे धीरे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है विच इज़ कॉल्ड एज हाइफे। इस तरह से हाइफे बनाता जाता है। ओके, इस तरह से हाइफे बनाता जाता है, और बाद में ये हाइफे धीरे धीरे इंटरट्वाइंड हो जाते हैं। ये हाइफे से धीरे धीरे ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से ब्रांचेस, इस तरीके से, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट फॉर्म्स अ माइसीलियम। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सपोज ये पूरा का पूरा यहाँ पे
दीज आर द फंगल हाइफे। और ये फंगल हाइफे सारे मिलके एक बॉडी बना देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज माइसीलियम। ओके, एंड धीरे धीरे ये हाइफे ज़मीन से बाहर निकल कर जाते हैं। ज़मीन के अंदर होता है ये सब, और ज़मीन से जब बाहर निकल आते हैं तो ये एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। अब ये फ्रूटिंग बॉडी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, दिस कैन बी जस्ट लाइक अ मशरूम। तो इसने अपनी फ्रूटिंग बॉडी बना ली है ऊपर जाने के बाद, एंड फ्रूटिंग बॉडी में बाद में स्पोर्स बन जाते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं दे आर रिलीज्ड आउट फॉर्मिंग द न्यू फंगल हाइफे। ठीक है, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फंगस। मतलब मैंने क्या बोला, फंगस में हाइफे होता है और ये हाइफे सब मिलकर माइसीलियम बनाते हैं, और ये हाइफे जब ज़मीन के ऊपर चला जाता है तो इट रिजल्ट्स इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी विच इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जहाँ से वो रिप्रोडक्शन करेगा, चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। ओके, नाउ हियर fungus can be unicellular like yeast or can be multicellular. Body is made up of chains of thread-like cells which form myceliums. Chains of thread-like cells दिख रहे हैं आपको, है ना? Chains of thread-like cells which form mycelium of the fungus. ये mycelium एक loose tissue है, दिख रहा है आपको, ढीला ढाला टिश्यू है। Mycelium is underground नेटवर्क ऑफ हाइफे। मैंने आपको क्या बोला, हाइफे मिलके माइसीलियम बनाते हैं, ओके, विच इज़ अ अंडरग्राउंड नेटवर्क। ओके, तो हाइफे का पूरा एक वेब, एक नेटवर्क माइसीलियम बनाता है, और ये हाइफे जब बाहर निकल आता है ज़मीन से, इट रिजल्ट इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी विच इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अबव द ग्राउंड। इस फंगस की सेल वॉल जो है वो बनी होती है काइटिन की, याद रखना है, विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब इस फंगस के अंदर, फंगल सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस भी प्रेजेंट होता है, जिसके पास सिर्फ एक ही सिस्टरने प्रेजेंट होता है। व्हाट आर सिस्टरनेस? आपने सेल में देखे होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। These are Golgi apparatus। तो ये जो होते हैं these are called as cisternae। तो ऐसे सिस्टरने सिर्फ एक ही होता है फंगस में, there is only one cisternae। तो एक ही सिस्टरने होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक सिस्टरने। ये स्पेशलिटी है फंगल सेल की, एक ही गोल्जी एपरेटस होता है एक सेल के अंदर। एंड सेल डिवीजन इज बाय कैरियोकोरोसिस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही सेल डिवीजन होती है। फंगस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही सेल डिवीजन होती है, मतलब इट इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसा ही रहता है, हिलता नहीं है। स्पिंडल फॉर्मेशन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। ऐसे कंडीशन को कैरियोकोरोसिस बोलते हैं। मतलब सपोज दिस इज अ सेल, इसमें न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फॉर्मेशन होगा और इसी के अंदर सेल डिवाइड होके दो बनेंगे। ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कैरियोकोरोसिस। क्लियर? नाउ रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होती है फंगस में। इट कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों तरफ से हो सकती है, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड मैं बताती हूँ फंगस के बारे में, इनके सेल वॉल जो मैंने क्या बोला, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, नैग का बना होता है, पॉलीमर ऑफ नैग, एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है, एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट। ऐसा जो है ये एक ही प्रेजेंट है, बस इतना सा प्रेजेंट है, बाकी ये दोनों नहीं है। एक सिस्ट्रॉन होता है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं। एक और चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं लोमासोम। अगर सपोज ये फंगल सेल है, ओके, ये सेल वॉल है इसकी, तो इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गोइंग टू शो एक्सटेंशंस लाइक दिस, ऐसे एक्सटेंशंस दिखाता है। ओके, दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज लोमासोम, इसको बुलाते हैं लोमासोम। लोमासोम, अगर आप लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हो,
अगर आप एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोमासोम क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है इस फंगस का, सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट बहुत सारा न्यूट्रिशन, ये ट्रांसपोर्ट कर सके सिम्बायोटिक रिलेशन के टाइम पर, एट द सेम टाइम स्टोर भी एब्जॉर्ब भी कर सके। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए इट इज़ अ आउटग्रोथ, बाहर की तरफ ये आउटग्रोथ होती है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लोमासोम। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं। ये देखिए हाइफे नज़र आ रहे हैं, यू कैन सी दीज हाइफेस। ये देखिए ये हाइफेज हैं, फंगल हाइफे, दीज आर फंगल हाइफेज। यहाँ पे ये भी फंगल हाइफे दिख रहे हैं आपको, वाइट 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 वाइट। इन्होंने एक नेटवर्क सा बना लिया है और ये फंगल हाइफे पूरा का पूरा नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं। कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज माइसीलियम, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइसीलियम। तो ये फंगल हाइफेज पूरा का पूरा नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। हाइफे के ही ग्रुप को, हाइफे के भी नेटवर्क को माइसीलियम बोला जाता है। नाउ ये जो हाइफे होता है या माइसीलियम होता है, इस माइसीलियम में अलग अलग तरह के सेप्टाज प्रेजेंट होते हैं। माइसीलियम के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर सपोज ये जो माइसीलियम है, उस माइसीलियम में सेप्टाज होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी होती है, होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह से साइटोप्लाज्म पूरी जगह, पूरे सेल, पूरे के पूरे फंगल एरिया में अगर ट्रैवलिंग करेगा, पूरे हाइफे में, पूरे माइसीलियम पे ट्रैवल करना ज़रूरी है, नहीं तो न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा। तो ऐसे कंडीशंस में कहीं कहीं पर ये ज़रूरी है कि उनके पास सेप्टाज प्रेजेंट हों। ओके, अब इन सेप्टास के अंदर, सेप्टा तो होते ही हैं, जैसे बोलते हैं डिवीजन, आइदर नॉन सेप्टेट होगा, अभी वी आर गोइंग टू डू दैट, कि सेप्टा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कंपार्टमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर कंपार्टमेंट है, अगर सेप्टा है तो किस तरह का है, ऐसे सेप्टेट, इस वाले कंडीशन को, जिसमें आप देखो, दिस इज, इफ आई विल शो यू, ये एक फंगस है। तो इस फंगस में अगर ऐसे सेप्टाज हैं, दीज आर कॉल्ड एज, ये फंगस हाइफे है या माइसीलियम बोल दो, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो उसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफा या सेप्टेट माइसीलियम। यहाँ पर कोई भी पोर्स नहीं है, कंटिन्यूअस है, पूरा का पूरा जो सेप्टा है, ये पूरा का पूरा सेप्टा कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कोई पोर नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफा या सेप्टेट माइसीलियम। यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस। ओके, दूसरा है सिंपल पोर सेप्टा, मतलब छोटी सी ओपनिंग नज़र आ रही है आपको, छोटी सी ओपनिंग उस सेप्टा के अंदर आपको दिख रही है, और ये जो ओपनिंग है इसके आसपास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको बुलाते हैं वोरोनिन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज वोरोनिन बॉडी। ये वोरोनिन बॉडी जो है, जब अगर यहाँ से साइटोप्लाज्म इधर मूव कर रहा है, 1 मिनट, या साइटोप्लाज्म अगर इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है, या साइटोप्लाज्म इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, इस पोर से, ठीक है, तो ये जो सेप्टा है, ये सेप्टा हेल्प करेगा। यहाँ पे ये सेप्टा है, ओपनिंग है, तो यहाँ से साइटोप्लाज्म इस तरफ मूव करता जाएगा, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करेगा। लेकिन अगर उसको ये मूवमेंट बंद करनी है, तो ये जो वोरोनिन बॉडी है, रेड कलर में जो मैंने दिखाया है, ये वोरोनिन बॉडी आगे आ जाएगा एंड इट विल क्लोज दिस सिंपल पोर सेप्टा। इस पोर को वो क्लोज कर देगी, बंद कर देगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे सरक जाएगा एंड इट विल क्लोज दिस ओपनिंग, दिस पोर की ओपनिंग को क्लोज कर देगा। तो वोरोनिन बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर हेल्प करता है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ द सेप्टा और ओपनिंग और पोर विच इज कॉल्ड एज डॉलीपोर सेप्टा। डॉलीपोर सेप्टा is
going to be seen in the form of dumbbell shaped. देखिए आप, ये वाला जो शेप आपको नज़र आ रहा है, दिस शेप, दिस इज़ अ डम्बल शेप स्ट्रक्चर. ओके, तो ये जो डम्बल शेप स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये वो दोनों तरफ दिख रहे हैं, तो ये ऐसा सोलन एरिया दिखाते हैं, ऐसा नॉब लाइक एरिया दिखाते हैं. दिस एरिया विच इज़ शोन हियर, दिस इज कॉल्ड एज द पोर, डॉली पोर सेप्टा बोलते हैं. इस सेप्टा के आसपास आपको दिख रहा है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कवरिंग है विच इज कॉल्ड एज पैरेंथीजोम. इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कवरिंग को बुलाते हैं पैरेंथीजोम बोलते हैं इसको. ओके, ये जो डोलीपोर सेप्टा है, दिस इज गोइंग टू अलाउ ओनली द साइटोप्लाज्म टू पास थ्रू. मतलब अगर इसमें से कोई न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है ये वाला, तो ये न्यूक्लियस नहीं जा पाएगा इसके अंदर. लेट मी शो यू विद डिफरेंट कलर. ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं जा पाएगा. ओनली एंड ओनली द साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू पास फ्रॉम वन सेप्टा टू दी अदर. मतलब डॉलीपोर सेप्टा जो है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म को अलाउ करेगा एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए, लेकिन न्यूक्लियस नहीं मूव कर पाएगा, क्योंकि ये जो पैरेंथीसोम्स हैं ये इसको बंद कर देंगे. ये दोनों डम्बल शेप जो स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल पास में आ जाएंगे एंड दे विल क्लोज. तो ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है, किडनी शेप स्ट्रक्चर, ये ऐसे पास में आ जाएंगे एंड पूरा ये क्लोज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसको धक्का मार देगा. इधर से धक्का मारेगा, इधर से धक्का मारेगा, एंड इट विल नॉट अलाउ द न्यूक्लियस टू पास इनटू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सेप्टास. या तो कंप्लीट सेप्टा होगा, यहाँ का वहाँ कुछ नहीं जा सकता. दूसरा सिंपल पोर सेप्टा होगा, जिसमें से साइटोप्लाज्म पास होता रहेगा, जब नहीं चाहिए तो बोरोनिन बॉडी उसको बंद कर देगी. डॉलीपोर सेप्टा ऐसा डम्बल शेप्ड सेप्टा है जिसके ऊपर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कवरिंग है, जिसको बोलते हैं पैरेंथीसोम. एंड ये पैरेंथीसोम हेल्प करेगा क्लोजिंग ऑफ द पोर सो दैट ओनली द साइटोप्लाज्म कैन पास, न्यूक्लियस नहीं पास हो सके एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में. अगला आता है टाइप्स ऑफ माइसीलियम. अभी हमने टाइप्स ऑफ सेप्टा पढ़ा है ना, ये जो हमने सेप्टा, ये जो दिख रहे हैं आपको सेप्टा, ये सेप्टास हमने अभी अभी पढ़े. अब हम जाते हैं अगले पार्ट पे, दैट इज गोइंग टू बी द टाइप्स ऑफ माइसीलियम. माइसीलियम एसेप्टेट सिनोसिटिक हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई पार्टीशन ही नहीं है, दिख रहा है आपको, नो पार्टीशन. सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठे प्रेजेंट है एंड पार्टीशंस एब्सेंट है. सिनोसिटिक कंडीशंस बोलते हैं बिकॉज इन न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ये नेकेड न्यूक्लियस है. तो नेकेड न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होते हैं इकट्ठे एक साथ, तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन. ओके, अगर उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है तो उसका नाम बदल जाता है एंड वी कॉल देम एज सिंसाइशियम. सिंसाइशियम बोलते हैं तब जब इस न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं सिंसाइशियम. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस विद द कवरिंग अराउंड इट, तो इसको बोलेंगे सिंसाइशियम. लेकिन यहाँ पे हम सिंसाइशियम नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिनोसिटिक कंडीशन की, वेयर देर इज नेकेड न्यूक्लियस और सेप्टा पर एब्सेंट है. नो सेप्टा, नो सेल वॉल, सिनोसिटिक कंडीशंस, नो पार्टीशंस. ओके, दैट इज एसेप्टेट विदाउट सेप्टा, सिनोसिटिक कंडीशन. दूसरा टाइप ऑफ माइसीलियम दिख रहा है आपको, दैट इज हैविंग वॉल, बीच में पार्टीशंस प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है एंड हर पार्टीशन के अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. हर कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी माइसेप्टेट, प्राइमरी माइसीलियम. ओके, इसमें मोनोकैरियोनिक कंडीशंस है. मोनोकैरियोन मतलब सिंगल सिंगल न्यूक्लियस इन ईच कंपार्टमेंट. अगर हर कंपार्टमेंट में सेप्टेट तो है ही, क्योंकि सेप्टा है, दिस इज अ सेप्टा, सेप्टा तो प्रेजेंट है. तो अगर ये सेप्टा प्रेजेंट है लेकिन हर कंपार्टमेंट में, हर सेप्टा पार्टीशन बना रहा है, कंपार्टमेंट बना रहा है, अगर उसमें दो दो प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियन कंडीशन. दिस इज कॉल्ड एज मोनोकैरियन कंडीशन.